तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गिरीश और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम अमेंडमेंट कवर करने वाले हैं जो कि एप्लीकेबल होगा जनवरी 26 के लिए सीए फाइनल डायरेक्ट टेस्ट का पेपर के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला है कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में जो अपना सेक्शन 54 ईसी था, जिसमें लैंड बिल्डिंग खरीदने के बाद हम लोग बेचते थे, तो बेचने में जो हमको जो कैपिटल गेन होता था, उसमें अगर हम इन्वेस्ट कर देते थे जो भी सिक्योरिटी है लॉन्ग टर्म स्पेसिफाइड एसेट में, तो हमको डिडक्शन मिलता था अप टू 50 लाख तक के। तो उसमें जो बॉन्ड रहते थे 5 ईयर के लिए, उसमें इन्वेस्ट करना रहता था। तो उसमें था NHAI, RECL, PFC, IRFC, ये सब थे। तो अब गवर्नमेंट में एक नया बॉन्ड को नोटिफाई किए हैं HUDCO को, जिसका फुल फॉर्म है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये भी 5 ईयर के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा 54 EC के डिडक्शन या एग्जेम्पशन लेने के लिए। ओके, तो जो अपने बुक्स में जहाँ पर भी ये सारे नाम लिखे होंगे वहाँ पर ये HUDCO को ऐड कर लेना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट की ओर। सो डिडक्शन वाले में एक अमेंडमेंट आया जो पिछले सितंबर अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट आया था, वही सेम है, जिसमें पिछले टाइम में IFSC यूनिट कौन कौन से रहेंगे उसको बताया नहीं गया था। तो इसमें बता दिया गया है कि बैंकिंग यूनिट अगर इंटरेस्ट, प्रोफेशनल, ये सब का पेमेंट करेगी तो या पेमेंट लेगी तो TDS काट, तो जो सामने वाला आदमी है उसको TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबका नेम दिया हुआ है, फाइनेंस कंपनी, फाइनेंस यूनिट, फंड मैनेजमेंट एंटिटी, ये सब आप एक बार रीड कर लेना। ओके, इसमें वही लिखा है कि अगर कोई TDS काटता है इन लोगों का, तो TDS काटने का ज़रूरत नहीं है। जो ये सब यूनिट है वो स्टेटमेंट कम डिक्लेरेशन दे देगी, पेयर को दे देगी, और पेई जो है बताएगी उस स्टेटमेंट में कि मेरे को 80 LA का डिडक्शन मिलता है, 100% डिडक्शन मिलेगा उसको 10 असेसमेंट ईयर के लिए आउट ऑफ 15 असेसमेंट ईयर। और पेयर भी अपने TDS रिटर्न फाइल करते वक्त ये फर्निश कर देगा कि ये इन लोगों का मैंने TDS नहीं काटा है, ताकि इन लोगों ने मेरे को स्टेटमेंट कम डिक्लेरेशन दे दिया था, इसलिए TDS नहीं डिडक्ट किया है, ऐसा फर्निश कर देगी अपने रिटर्न में। और वही सेम एप्लीकेबल होगा IFSC, जो बैंकिंग यूनिट है IFSC में लोकेटेड है। अगर इंटरेस्ट पे करेगा तो उसको भी TDS काटने की ज़रूरत नहीं है। इनको पेमेंट करेगी तो NR या RNOR को। ओके, नेक्स्ट अमेंडमेंट। TDS अंडर सेक्शन 194N के अंडर हम लोग TDS काटते थे जब कैश विड्रॉल 1 करोड़ और 3 करोड़ से ऊपर हो जाता था। तो इसमें एक एक्सेप्शन है, इन लोगों का नहीं काटना है। तो यहाँ पे उस एक्सेप्शन को बताया गया है कि इन लोगों को नहीं काटना है। फॉरेन रिप्रेजेंटेशन ड्यूली अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, इन लोगों का TDS नहीं काटना है 194N के अंदर, क्योंकि इन लोग का इनकम ही एग्जेम्प्ट रहता है, टैक्सेबल नहीं रहता है इंडिया में, तो TDS काट के रिफंड ही मिल रहा है, इसलिए इसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया है कि TDS नहीं काटना है करके 194N में ओनली। सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कुछ लोगों को जिनका TDS काटना अनिवार्य नहीं, मैंडेटरी नहीं है, मतलब काटना ही नहीं है। ये 3 लोगों का: क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, being a company established and wholly financed by central government. A credit guaranteed fund established and wholly financed by central government and managed by National Credit Guarantee Trustee Company Limited. ये तीनों को का TDS काटने का ज़रूरत नहीं है। इसको एग्ज़ाम के दिन इसको पढ़ के चले जाना ताकि अगर MCQ में आ जाए तो बनना चाहिए। यहाँ नीचे सेम पॉइंट लिखा हुआ है, 80 LA वाले जिनको डिडक्शन मिलता है 100%, उन लोगों का TDS काटने का ज़रूरत नहीं है। सेलर फर्निश करेगा स्टेटमेंट कम डिक्लेरेशन बायर को, ताकि बायर TDS ना काटे। क्या लिखे रहेगा स्टेटमेंट में कि 80 LA का मुझे डिडक्शन मिलता है तो TDS ना काटे। उसके बाद जब बायर अपना रिटर्न फाइल करेगा तो उसमें ये लिखेगा कि इसने मेरे को स्टेटमेंट दिया था, इसलिए मैंने इसका TDS नहीं काटा, ऐसा फर्निश करेगा अपने रिटर्न में बायर। ओके, सेम प्रोविजन TCS के लिए भी दिया हुआ है नीचे। सो TCS के में भी एप्लीकेबिलिटी वैसे ही रहेगा, बायर फर्निश कर देगा स्टेटमेंट कम डिक्लेरेशन सेलर को, ताकि सेलर उसका TCS कलेक्ट ना करे, और सेलर जब अपना रिटर्न फाइल करेगा तो उसमें बोल देगा कि 80 LA का डिडक्शन उसको मिलता है 10 असेसमेंट ईयर के लिए, तो इसलिए मैंने उसका TCS कलेक्ट नहीं किया था करके। तो दोस्तों, नेक्स्ट अमेंडमेंट है वेवर ऑफ लेवी ऑफ इंटरेस्ट अंडर स्पेसिफाइड केसेस के लिए। वो केस क्या है यहाँ दिया गया है। अगर हमारे बैंक अकाउंट से, मतलब जो पेयर है, जो TDS डिडक्टर है, वो TDS का जब पेमेंट करेगा तो पेमेंट बैंक अकाउंट से कट चुका है, मतलब डेबिटेड हो चुका है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? बिकॉज ऑफ टेक्निकल प्रॉब्लम। तो ये जो पेयर है उसके कंट्रोल के बाहर है, तो इस केस में हमको वेवर मिल सकता है इंटरेस्ट का। ऐसा माना जाएगा कि पेमेंट हो गया है लेकिन अभी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा उसमें, लेकिन पेमेंट पूरी तरह से हुआ भी नहीं है। तो इसके लिए CCIT, DGIT और प्रिंसिपल CCIT द्वारा एग्जामिन होगा और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया जाएगा, जिसमें
ऑफिसर चेकिंग करेगा, एग्जामिन करेगा कि इंटरेस्ट वेवर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर मान लो उस पेयर ने इंटरेस्ट पे कर दिया है ऑलरेडी, तो वो ऐसा कंसिडर किया जाएगा वेवर हो गया है। अगर वो ऑर्डर आ जाता है उसके फेवर में, तो फिर वो बाद में रिफंड भी मिल जाएगा। अगर उसने एक साल के अंदर उस फाइनेंशियल ईयर के एक साल के अंदर वेवर का एप्लीकेशन नहीं दिया, तो फिर वेवर के लिए नहीं कर सकता। और उन लोग को, जो ऑफिसर है, जब एप्लीकेशन आए रिसीव होगा उसके 6 मंथ में उन लोग को ख़त्म करना है ये। और जो भी ऑर्डर दिया जाएगा ऑफिसर द्वारा वो फाइनल होगा, और उसके अगेंस्ट पिटीशन फाइल नहीं हो सकता, अपील वगैरह नहीं हो सकता। और एक साल के अंदर अगर उसने फाइल नहीं किया, एप्लीकेशन नहीं दिया, तो जो वेवर वाला है जिसमें इंटरेस्ट चार्ज हो चुका है, पेमेंट नहीं हुआ है करके, तो फिर वो एप्लीकेशन और नहीं दे सकते एक साल के बाद। ओके, नेक्स्ट अमेंडमेंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अमेंडमेंट में ये बताया गया है असेसमेंट प्रोसीजर में जो आधार नंबर ना होने के कारण हम लोग आधार एनरोलमेंट आईडी को दे देते थे। कब? जब एप्लीकेशन ऑफ पैन अलॉटमेंट के लिए डालते थे या रिटर्न ऑफ इनकम डालते थे तो कब तक के था ये? 1 अक्टूबर 2024 तक के था। लेकिन 1 अक्टूबर 2024 के बाद से ये ऑप्शन डिसकंटिन्यू हो गया। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन में ये बताया गया है कि सारे पर्सन को जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 के पहले एनरोलमेंट आईडी से पैन अलॉटमेंट लिया था या फिर रिटर्न ऑफ इनकम फाइल किया था, तो वो सारे लोगों को 31 दिसंबर 2025 या उसके पहले तक के प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स को या डायरेक्टर जनरल ऑफ इनकम टैक्स को बताना पड़ेगा, या और कोई ऑथराइज पर्सन। और कोई सा डेट अगर सीबीडीटी स्पेसिफाई कर देता है तो, वरना 31 दिसंबर या उसके पहले तक के ये इन्फॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद ये जो प्रोविजन टू काउंटरैक्ट अनएथिकल टैक्स प्रैक्टिस था, ये भी सेम अमेंडमेंट सितंबर अटेम्प्ट के लिए भी आया था, वही है ये सारा सेम। तो इसके लिए आप रिफ़र कर लेना पिछला अमेंडमेंट वीडियो। उसके बाद फॉर्म 3CD में कुछ अमेंडमेंट हुआ है। क्लॉज 22, जो इंटरेस्ट हम लोग को इनएडमिसिबल था एमएसएमई वाला, टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू बी पेड एमएसएमई को, और जो भी अमाउंट हम लोग को पेमेंट करना रहता था वो 43BH के हिसाब से, तो वो पेमेंट हुआ है कि नहीं, विद इन टाइम में हुआ है कि नहीं, और बाद में कब हुआ है कि नहीं, मतलब कब हुआ बाद में, वो हम लोग को इसमें बताना पड़ेगा। पहले भी था, अभी भी है, बस थोड़ा फॉर्मेट चेंज हुआ है, ऊपर नीचे हुआ है। पहले था कि नॉट अलाउेबल, मतलब कौन सा बाद में पेमेंट हुआ है उसको बताना रहता था, लेकिन अब इसमें बोल दिया गया है कि जो टाइम में पेमेंट हुआ है उसका भी बताओ, और लेट पेमेंट हुआ है 43BH के हिसाब से जो डिसअलाउ होना चाहिए उसको भी बताओ। उसके बाद वाला पॉइंट है 43B, जिसमें ऑल क्लॉज ABCDEFG ये सारे आते हैं अदर देन H। इसमें बताना है कि पेड कितना हुआ है टाइमिंग के हिसाब से, और बाद में कितना हुआ है वो इसमें डिटेल देना रहता है। क्लॉज नंबर 31 में 269 SS के तहत जो पेनल्टी लगता था, तो उसमें हमको ये सब बताना पड़ता था, नेम एड्रेस पैन देना पड़ता था, कितना अमाउंट का लोन है, डिपॉजिट है, हम लोग ने कितना एक्सेप्ट किए थे, क्या नेचर का है, ये भी अब बताना पड़ेगा, उसको भी रिपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद B में जो है उसमें भी सेम अमाउंट, कितना लोन और डिपॉजिट किए हैं, क्या नेचर का था, वो बताना पड़ेगा। साइड में एग्जांपल भी दे दिया गया है। उसके बाद क्लॉज C में सारी चीज़ें सेम है, बस इसमें एक रीपेमेंट वाला कॉलम एक्स्ट्रा है। ओके, ये जो सितंबर अटेम्प्ट के लिए अमेंडमेंट आया था 44 BBC बहुत बड़ी क्रूज, तो उसमें ये सब एक्टिविटी में इंगेज है उन लोग को प्रिजम्पटिव बेसिस में इनकम दिखा सकते हैं अगर ये सब काम करते हैं। तो पहले ये प्रिस्क्राइब नहीं था, सितंबर में आ गया था ये, ठीक है। पिछला ही अमेंडमेंट है ये, और ये भी पिछला ही अमेंडमेंट है जिसमें लाइसेंस ऑफिस है इंडिया में जिन लोग का, NR लोग का, उनको स्टेटमेंट सबमिट करना है। कब से कब तक के करना है? 8 मंथ के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ सच फाइनेंशियल ईयर। ओके, उसके बाद ये सेफ हार्बर रूल्स का जो सितंबर अटेम्प्ट के लिए अपने कोई अमेंडमेंट आया था 10TI का, वही सेम यहाँ है, तो रिफर पिछला अमेंडमेंट वाला वीडियो। ये सेम रूल है IFSC यूनिट के लिए जो लोकेटेड है, जो सितंबर मंथ के लिए आया था, वही सेम अमेंडमेंट है ये देखो, ये देख सकते हैं, नॉट एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट वगैरह, और ये सब वही है, लैंडिंग का काम होना चाहिए, फैक्टरिंग का काम होना चाहिए, फंक्शनल ग्लोबल होना चाहिए। जैसे सेफ हार्बर रूल रॉ डायमंड बेचने के लिए दिया गया था प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के हिसाब से, वैसे ही सेफ हार्बर रूल दिया गया है 10TA 10TB एंड 10TC के लिए। जैसे ही रॉ डायमंड को सेल करते थे, वैसे ही सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज के लिए, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस के लिए, प्रोविजन ऑफ नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग सर्विस के लिए, एडवांसिंग ऑफ इंटर ग्रुप लोन्स वेयर द अमाउंट ऑफ लोन इज डिनोमिनेटेड इन INR, या फिर फॉरेन करेंसी जो कॉर्पोरेट गारंटी प्रोवाइड करते हैं,
जो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसका होली या पार्टली रिलेटिंग टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होता है, और जिन लोग का रिलेटिंग जेनेरिक फार्मास्यूटिकल ड्रग्स के लिए होता है। मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट करते हैं ऑफ कोर ऑटो कंपोनेंट्स का, या नॉन कोर ऑटो कंपोनेंट के लिए भी हो सकता है वो। रिसिप्ट ऑफ लो वैल्यू एडिंग इंटर ग्रुप सर्विसेज फ्रॉम वन और मोर मेंबर ऑफ इट्स ग्रुप्स, वो काम करते हैं। तो मैंने ये सारी जिन लोग का नाम बताया, इन लोग के लिए सब सेफ हार्बर रूल आ चुका है। जैसे कि मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट नॉन कॉर्पोरेट में एक दो का बता देता हूँ। तो मैन्युफैक्चर एंड एक्सपोर्ट ऑफ नॉन कॉर ऑटो कंपोनेंट्स, इन लोग को 8.5% दिखाना है ट्रांसफर प्राइसिंग वाले केस में, जिससे कि बाकी चीज़ें उनको करने की ज़रूरत नहीं होगी। आर्म प्राइस निकालने की ज़रूरत, ये सब की ज़रूरत नहीं होगी। वैसे ही रिसिप्ट ऑफ लो वैल्यू एडिंग इंटर ग्रुप सर्विसेज दे रहे हैं एक या एक से ज़्यादा मेंबर से, तो उन लोग को 5% उनको इनकम दिखाना रहता है। और साइड में इन लोग का कुछ कंडीशन वगैरह लिखा है, ये सब का आप लोग रीड कर लेना। और नीचे एलिजिबल एसएससी रेफरेंस रेट किसको बोलते हैं, क्रेडिट रेटिंग क्या होता है, वो सारे का डेफिनेशन दिया हुआ है, तो आप रीड कर लेना। और इसी के साथ अमेंडमेंट खत्म होता है, इतना ही था।